हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि अभी इस चैनल पे बिहार एसएससी 10+2 इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। अभी इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इस सेट नंबर 4 का यह जो वीडियो है वह जीके, जीएस, ठीक है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न को इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर प्रश्न को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेट नंबर 4 पे आधारित एक वीडियो रिलीज करेंगे, जिसमें हम लोग सेपरेट मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखा गया है कि सेट प्रैक्टिस के दौरान जो यूट्यूबर्स है या जो टीचर्स हैं, सॉरी, तो टीचर्स कहेंगे, यूट्यूबर्स नहीं कहेंगे, तो वो टीचर लोग क्या कराते हैं कि आपको सेट प्रैक्टिस के दौरान आंसर मैच करा देते हैं, मैथ नहीं बनाते हैं, यानी कि मैथ को सॉल्व नहीं करते हैं, जिस कारण से जो भी अभ्यर्थी है, जो भी स्टूडेंट है, उनको मैथ के प्रश्नों में दिक्कत होती है, बहुत सारी असुविधा होती है। तो हम लोगों ने इसका विशेष ध्यान रखा है। आपने बिहार दरोगा का भी यहाँ से तैयारी किया होगा, सेट प्रैक्टिस, उसमें आपने देखा होगा मैथ के प्रश्नों को भी कराया गया था। अब रही बात बिहार एसएससी की, तो इसको इग्नोर, मैथ को सेक्शन को यहाँ पे इग्नोर हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत भर के क्वेश्चन आते हैं। मैथ के क्वेश्चन 2, 3, 4 नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे आपको बोलते हैं कि मतलब 15, 20, 25, आपका कोई क्राइटेरिया इसका सीमित नहीं है, जैसा कि सिलेबस में दिखाता है वैसा भी नहीं है। मैथ के प्रश्न जो है 20+ होंगे, ठीक है, 30 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं। और सिलेबस जहाँ तक बात है साथियों, आप याद रखेंगे कि एसएससी कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि हम आपसे 20 ही प्रश्न पूछने वाले हैं। तो यह दिमाग में अगर वहम है तो इसे आप निकालेंगे, प्रश्न 20+ आएंगे, 25 आए, 30 आए, 35 आए, 40 आए, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मैथ के प्रश्न भर भर के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो हम लोगों ने मैथ के प्रश्न को कवर करने का निर्णय लिया है और सारे प्रश्न आपको बेसिक्स लेवल से बताए जाएंगे। आप एक भी प्रश्न जो है आपको ज़रा सा भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे, सक्सेस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे अगर आप इसकी तैयारी करते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, पिछले आप वीडियो को देखेंगे तो आपको मैथ के प्रश्न जो है आसान लगने लगे होंगे। तो साथियों, अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। प्लेटफॉर्म के सेट प्रैक्टिस के बाद आरबीडी का सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें भी हम कंप्लीट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद ज्ञान बिंदु का, ठीक है, या तो पहले ज्ञान बिंदु फिर आपका आरबीडी, तो इस 3 कंप्लीट सेट प्रैक्टिस करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि एग्जामिनेशन में आपको ज़रा से भी दिक्कत होने वाली है। वैसे स्टूडेंट जो मैथ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, उनको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। प्रत्येक मैथ के प्रश्न को एकदम बेसिक्स लेवल से समझाएंगे, ताकि वह आपके दिमाग में छप जाएगा। तो साथियों, ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, जिससे उन तमाम विद्यार्थी जो कि मैथ को लेके हमेशा से हेजिटेट में रहते हैं, जब सेट प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वो मैथ के प्रश्न में फंसते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रामबाण सेट हो रहा है। और यह यूट्यूब चैनल जो है वह आपके लिए हमेशा आगे रहा है और हमेशा आगे रहेगा आपके साथ, तब तक जब तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा दिया जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ, जो कि सेट नंबर 4 से लिया गया है। पहला नंबर प्रश्न है, एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं साथियों, उसके पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, उसका उल्लेख यानी कि उसका जिक्र जो है अनुच्छेद, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर दिया हुआ है, आर्टिकल 165। उस आर्टिकल 165 में जो है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 165 की बात करते हैं। वहाँ पे एडवोकेट जनरल का इसमें जिक्र किया गया है, उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य है, उनके क्या दायित्व है, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, उन तमाम बातों को यहाँ पे जिक्र किया गया है। अगर बात करें एडवोकेट जनरल की, तो यह राज्यपाल के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, एडवोकेट जनरल को नियुक्त करने का काम जो है वह राज्यपाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि महाधिवक्ता जो होता है वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली पॉलिटी के प्रश्न में कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो आप इसका आंसर करेंगे महाधिवक्ता। अगर प्रश्न साथियों यह कह रहा है कि कुछ पॉइंट की अगर बात करें, जैसे कि यह महाधिवक्ता जो होता है यह उच्च न्यायालय
यानी कि हाई कोर्ट है, उसके न्यायाधीश की अर्हता रखता है, यानी कि उसके पद की योग्यता जो है उसके बराबर यह अपना अधिकार रखता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी जो विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार को सलाह मशविरा भी दे सकता है और देता भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो आर्टिकल 161 जो है, अनुच्छेद 161, वह क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार तथा लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में इसमें जिक्र किया हुआ होता है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार, है ना, कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। तो ऐसा साथियों एक बार हुआ था, ठीक है, ऐसा जो है वह एक बार हुआ था 5वीं लोकसभा चुनाव 1971 में। 5वीं लोकसभा वह चुनाव थी, 5वीं लोकसभा चुनाव 1971 में। उसमें क्या हुआ था कि लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष के बजाय 6 वर्ष कर दिया गया था। अभी आप जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 6वीं लोकसभा चुनाव जो कि 1976 के बजाय 1977 में हुआ था, ठीक है, चूँकि 1 साल बढ़ा दिया गया था। इस कारण से लोक संसद का प्रथम या निम्न सदन जो है लोकसभा होता है, ठीक है। अब अगर बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है और प्रथम सदन होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है और मंत्री परिषद जो होते हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इतना बात यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के बाद जो 6 माह का समय होता है उससे अधिक लोकसभा के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता है। और 42वां संविधान संशोधन यानी कि 42वां अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसके द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो आपसे प्रश्न में यह पूछ सकता था कि यह 5 वर्ष से बढ़ाकर, ठीक है, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कब कर दिया गया था, इंक्रीमेंट कब हुआ था, तो यह हुआ था 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है पहले 5 से क्या कर दिया गया था, 6 वर्ष इसका कार्यकाल कर दिया गया था। अगर साथियों वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में इसका कितना है, वर्तमान में जो है वो 5 साल ही इसका कार्यकाल है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया है। तो इसका गठन किया गया है केंद्र राज्य के संबंध में, ठीक है, रिपोर्ट जारी करने का कार्य करता है सरकारी आयोग, ठीक है। सरकारी आयोग जो है वह केंद्र राज्य के संबंध में जो है उस पर रिपोर्ट देता है। बाबरी मस्जिद ढांचा को क्षतिग्रस्त करने की जो जांच हुआ था उस पर लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था। इस तरीके से बहुत सारे आयोग का गठन समय समय पर आवश्यकता अनुसार किया जाता रहा है और किया गया हुआ है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अल्प विकसित यानी कि जो ज़्यादा विकसित नहीं है, विकास कर रहा है थोड़ा थोड़ा, अल्प विकसित देश में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है। तो सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि वहाँ पे एक तरीके का इनकम सबका नहीं होता है। अगर सब एक तरीके के इनकम में रहेंगे, लगभग आसपास रहेंगे, तो यहाँ पे गरीबी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को अगर देखेंगे क्या कह रहा है, आय की असमानता यानी कि इनकम का डिफरेंस, तो यह मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 5, 5वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो यह साथियों यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्लान था, जिसके तहत जो क्या किया गया था, विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण, विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने की व्यवस्था को इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः यानी कि विशेषकर गेहूं के उत्पाद में बहुत वृद्धि हुई थी। तो कब हुआ था, आप सभी जानते होंगे 1966 में, ठीक है, 1966 ईस्वी की अवधि थी। उसके बाद जो है वह खाद्यान्न विशेषकर गेहूं के उत्पादन में डेवलपमेंट हुआ था, वृद्धि हुआ था। हरित क्रांति का प्रारंभ आप जानते हैं 1966 से 67 के दौरान हुआ था और इसी के समय जो है वह गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। इस समय हरित क्रांति का
प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति 1966 के 67 के दौरान किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। पद, अगर पद की बात करें यानी कि फोर्थ स्टेट, इस फोर्थ स्टेट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है साथियों प्रेस से। ठीक है, फोर्थ स्टेट की अगर बात करें तो उसका संबंध प्रेस से है। और लोकतंत्र में 3 स्तंभ है। ठीक है, 3 स्तंभ है। कौन कौन? एक है आपका विधायिका, दूसरी अगर बात करें साथियों तो वह है कार्यपालिका, और तीसरी आपका न्यायपालिका होता है। इस 3 स्तंभ पर जो हमारा शासन, उसके बाद शासन के साथ साथ न्याय, और उसके बाद जो है जो भी कार्य क्षेत्र में चलती है वो विधायिका के अंतर्गत यह सब संपन्न हो पाता है। चौथे स्तंभ की अगर बात करें तो वह चौथा स्तंभ जो है हमारा फोर्थ स्तंभ। ठीक है, यह फोर्थ स्तंभ निभाता है इसको बेहतर करने में, इनकी कमियों को सामने लाने में, इसको दूर करने के लिए। तो प्रेस का अहम भूमिका होता है, अहम भूमिका यह प्रेस निभाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। और अगर साथियों आप यह भी समझते ही होंगे कि देखिए प्रेस क्या होता है कि आपकी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को, ठीक है, या जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम प्रेस का होता है। तो प्रेस बहुत ही व्यापक इसका रोल होता है। लगभग हम कह सकते हैं कि एकदम पैरेलल चलता है इन तीनों जो है, यह तीनों जो है आपका क्या चीज़ है, यह तीनों जो स्तंभ है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तीनों के पैरेलल चलता है। इतना बड़ा इनका व्यापक रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? खेतिहर की अगर बात करें तो वैसे लोगों को कहा जाता है कि जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं। ठीक है, खेतिहर की अगर बात करें, पूछा गया है किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? तो साथियों जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं इस तरह के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। और अगर हमारा है साथियों, यानी कि मेरा अपना ज़मीन है, मैं वहाँ पे खेती कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे किसान होऊंगा, और जो मजदूर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं वो हमारे क्या होंगे? खेतिहर होंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि IST तथा GMT में समय अंतराल होता है। तो आप सभी जानते होंगे, यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। 5.5 घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर बात करें तो ऐसा क्यों है? तो होता क्या है कि 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर, यह जो होता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का समय जो होता है वो GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। 2 देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछता है 111.32 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की थी? तो यह क्या था साथियों? गोलकनाथ का मामला था। इस मामले में साथियों उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट की अगर बात करें, तो उसको प्रमुख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर स्थापित की थी। आप जानते होंगे नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसकी अगर बात करें, फिर 1973 में केशवानंद भांति बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भागों में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं कर सकता है, यानी कि उसमें कोई जो है छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद जो कि 1967 ईस्वी में हुआ था, उस निर्णय में क्या कहा था? अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी थी। तो फिलहाल यह जो है मौलिक अधिकारों के प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित है, यह उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में ऐसा निर्णय दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, या पंजाब के शेर के रूप में कौन जाना जाता है? आप सभी जानते हैं लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब का शेर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन, ठीक है ना, तो उस दौरान उन पर लाठी चार्ज किया गया था। ठीक है, उस लाठी चार्ज में अंधाधुंध लाठी चार्ज चला था, उसमें वो घायल हो गए थे। लेकिन इससे पहले अगर हम साथियों बात करें
साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कब आया था, 1928 में आया था। ये 1928 में आया था, वह 3 फरवरी को आया था। तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया था। और साथियों 30 अक्टूबर की वह तारीख थी। 30 अक्टूबर को वह विरोध में क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उसी दौरान साइमन कमीशन का विरोध के दौरान उन पर लाठीचार्ज किया गया था और वह गंभीर रूप से उसमें घायल हो गए थे। और इलाज के दौरान होते होते कई दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु हुई थी साथियों 17 नवंबर को। तो 30 अक्टूबर को वह बुरी तरह घायल हुए थे और 17 नवंबर को साथियों उनकी डेथ हो गई थी। 17 नवंबर बात करें, 17 नवंबर आपका 1928 उनकी डेथ हो गई थी। और इन्हें पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है, शेर ऑफ पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश के द्वारा शामिल किया गया है। संविधान में के मौलिक कर्तव्य जो है उसको साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जो कि अभी अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था। पिछले 2 या तीसरे प्रश्न में हम लोग ने इस संविधान के मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा की थी, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे सम्मिलित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का समर्थन होना चाहिए। तो इसके लिए साथियों 50 सदस्य का, ठीक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात करें तो वह सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य के द्वारा, ऐसा नहीं है, किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जा सकता है। और प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना निहायत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अहर्ता यानी कौन सी योग्यता जो है अनिवार्य नहीं है। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बात तो सही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आयु के संदर्भ में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है। उच्चतम यानी बोले तो सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे नागरिक भारत का होना चाहिए। एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक का एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस होना चाहिए, यानी कर चुका हो, एक एडवोकेट के रूप में काम कर चुके हो। तो ऑप्शन सी भी है जो एग्री करता है। एक प्रतिष्ठित विधि वेता होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है कि उस पद पर प्रतिष्ठित होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई तरीके का क्या है कार्रवाई नहीं है, कोई उनके खिलाफ मुकदमा नहीं है और किसी भी तरीके का विवाद में वो नहीं है। तो यह तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि 35 वर्ष होना ही चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 124 से 147 के बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि संबंधित जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था। आर्य का सबसे पहला अस्थायी निवास जो था वह पंजाब था, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में, पंजाब के साथ अफगानिस्तान में बसे थे। अफगानिस्तान में पंजाब आर्य जो है सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाई, वैदिक सभ्यता कहलाई। और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगर प्रश्न में यह पूछे कि वैदिक सभ्यता नगरीकरण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, किस तरीके की, तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की अगर भाषा अगर बात करें साथियों, इनकी भाषा जो हुआ करती थी वह संस्कृत हुआ करती थी। आप जानते होंगे संस्कृत हुआ करती थी, इनकी भाषा जो है वह संस्कृत हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तक जो है साथियों वह दर्शन पर आधारित पुस्तक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उपनिषद की संख्या, अगर उपनिषद की बात करें तो कुल 108 उपनिषद है, ठीक है, 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद माना गया है, मूलभूत, ठीक है, 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषद की अगर बात करें तो उसका मतलब होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना, यानी कि गुरु के पास शिष्य का जो निष्ठापूर्वक बैठना होता है उसी को उपनिषद कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में उपनिषद की रचना किया गया था। और उपनिषद को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे वेदांत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17,
नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो यह आपने सेट नंबर 1 या 2 में किया होगा साथियों। इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो यह जो है किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वह पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः क्या करता है? अनुमोदित करता है। अगर इसके अलावा अगर बात करें साथियों, तो पंचवर्षीय योजना के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देती है। कौन सा आयोग? आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग की संरचना में प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के अगर वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो वह श्री सुमन के बेरी है, यानी कि सुमन कुमार बेरी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। प्रश्न संख्या 19, कोई अर्थव्यवस्था टेकअप अवस्था में होती है, यानी कि टेकअप अवस्था जो होती है तो वह क्या होती है, क्या ऐसा उसका कंडीशन होता है? तो कोई अर्थव्यवस्था जब टेकअप अवस्था में होगी तो स्थैतिक विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, स्थैतिक विकास। ऑप्शन नंबर डी। टेकअप मॉडल की अगर बात करें तो वह 1950 में अमेरिकी अर्थशास्त्री वाल्ट व्हिटमैन रोसोटोप के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और यह मॉडल जो है वह बताता है कि आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होता है वो 5 बुनियादी चरणों में होता है। ठीक है, 5 बुनियादी, 5 टर्म कह सकते हैं या साथियों चरण कह सकते हैं, इन 4 स्टेज। ठीक है, टर्म नहीं करेंगे, स्टेज कहेंगे। कभी कभी एग्जैक्टली हैं इंग्लिश नहीं याद रहता है, तो 5 चरण में या 5 स्टेज में यह संपन्न होता है। टेकअप जो होता है उस अवस्था में आर्थिक विकास का जो प्रारंभिक चरण होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है। और किसी अल्प विकसित देश की अगर बात करें जो कम डेवलप है, उसके विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए पूंजी विशेष रूप से महत्वपूर्ण कारक का रोल निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा इसके बारे में गलत कहा गया है? तो देखिए, पढ़ते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, ग्राम सभा जो है वह ग्राम पंचायत बेहतर तरीके से चल सके, इसके लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। मनमाने ढंग से नहीं कर सकता है, एक नियंत्रण में जो कि क्या हो, निष्पक्ष हो, उस हिसाब से काम करना पड़ता है, अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकती। और साथ ही साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करता है। दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए और ना ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे फ्रॉड होना चाहिए। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बताइए, यहाँ पे कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो यानी कि सारा का सारा सही है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 21, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि, जन संधि नहीं है साथियों, इसको देखिए जल संधि, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जो है वह जल संधि अलग करती है, या ऐसा आप कह सकते हैं किस जल संधि के द्वारा यूरोप और अफ्रीका जो है वह अलग होता है? तो साथियों यह है जिब्राल्टर की जल संधि। इसके माध्यम से यूरोप और अफ्रीका क्या होते हैं, 2 भाग में बढ़ते हैं, यानी इनके बीच में यह जिब्राल्टर की संधि है, जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि जो है वह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और जिब्राल्टर जो जल संधि है यूरोपीय देश स्पेन तथा अफ्रीकी दो जो देश है वह स्पेन, ठीक है, तथा अफ्रीकी देश मोरक्को के मध्य में स्थित है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे परीक्षा में साथियों, यह साथियों वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न में साथियों इसी टाइप का प्रश्न आता है जिसमें आपसे यह पूछ देगा कि भाई जिब्राल्टर के जल संधि के माध्यम से कौन सा देश अलग होता है, या जिब्राल्टर के जल संधि के माध्यम से कौन अलग होता है, या यूरोप अफ्रीका किस जल संधि के माध्यम से अलग होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22, महिला प्रीमियर लीग यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग 2023 की बात करें तो उसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता गया था मुंबई इंडियंस के द्वारा, जिसने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। और दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो साथियों उस समय आपको दिल्ली कैपिटल्स जो है
उसकी जो है कप्तान यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जो कप्तानी की थी वह मेग लैनिंग की थी, मेग लैनिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी। और मुंबई इंडियंस की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, यानी कि विजेता टीम की कप्तान अगर पूछे तो आप हरमनप्रीत कौर लगा सकते हैं आंसर। और अगर ये पूछे कि रनर अप टीम की कप्तान कौन थी, प्रश्न कभी कभी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यह आपका मेग लैनिंग थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज उसमें हैली मैथ्यूज थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। राष्ट्रकूट शासक जो थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने एलोरा के पर्वत को कटवाया था और उस पर्वत को कटवाने के बाद जो है वह प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की अगर बात करें तो इस राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है लगभग 753 ईस्वी में हुई थी। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी। और यह कहाँ हुई थी, तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दंती दुर्ग में, ठीक है, दंती दुर्ग में इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रकूट वंश की। प्रश्न संख्या 24। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा माना गया है? तो अनुमान लगाया गया है कि यह जो था गुप्त काल का प्रतिमा था, ठीक है, जो है वह गुप्त काल का प्रतिमा माना गया है। गुप्त काल में ऐसा इसलिए क्योंकि गुप्त काल में चांदी का सिक्का जो है उसको रुपया कहा जाता था और नागर शैली में मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। तो यह जो है इस तरीके का मूर्ति है जिससे यह अनुमान लगा है कि यह गुप्त काल के समय का मूर्ति होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मतलब काम है 2 लोग का, चलो एक आदमी और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके की अगर बात करें तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहती है, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आवश्यकता से अधिक 10 आदमी है तो 12 आदमी लग गए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहिए, छिपी हुई बेरोजगारी कहिए, चाहे साथियों इसे अदृश्य बेरोजगारी कहिए, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आप जानते होंगे रेणुकूट में हिंडाल्को फैक्ट्री है जो कि एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है रेणुकूट जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल, अगर लोथल की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं लोथल हमारा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जो है लोथल गुजरात में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लोथल की अगर बात करें तो उसे 1954 में खोजा गया था। लोथल की खोज की गई थी 1954 में और यह जो है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1955 से 56 के दौरान हुई थी और यह खुदाई जो करवाया गया था SR राव के द्वारा करवाया गया था। SR राव ने इसकी खुदाई करवाई थी लोथल की। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? यानी कि वह पहला मुगल शासक जिसने गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त की थी, तो वह था साथियों हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकबर ने साथियों 1572 में गुजरात विजय किया था, यानी गुजरात को जीता था और जिसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29। दांत का मंदिर, देखिए ये बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछ देता है जो मेडिकल होता है लोगों के लिए। दांत की अगर मंदिर की अगर बात करें तो यह मंदिर जो है वह श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है और श्री दलदा मालीगांव या पवित्र दंत अवशेष का यह मंदिर है। श्रीलंका के शहर कैंडी में यह मंदिर स्थित है जो कि क्या है, बौद्ध मंदिर है, ठीक है, बौद्ध मंदिर है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। किस वंश के शासकों को हूणों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? तो देखिए गुप्त वंश की अगर बात करें तो उस समय हूणों का आक्रमण हुआ था और हूणों का आक्रमण जो है साथियों वह 455 ईस्वी के समय हुआ था। इस समय जो है
अगर इसके अलावा अगर बात करें साथियों, प्रश्न में कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि गुप्त काल का जो है वह समापन होने का मुख्य कारण क्या था, उसके पतन होने का, तो हुनों का आक्रमण भी उसके पतन का एक प्रमुख कारण हुआ करता था। इस हून आक्रमण का उल्लेख जो है वो स्कंद गुप्त के भीतर गांव स्तंभ अभिलेख में और जूनागढ़ अभिलेख में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में इसका जिक्र किया गया है। किसका? हुनों के आक्रमण का। प्रश्न संख्या 31, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में साथियों डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना हुई थी कब? 1945 में, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि कहाँ पे स्थित है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क, जो कि आपका अमेरिका में पड़ता है। प्रश्न संख्या 32, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो सबसे पहले साथियों गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो आप जानते होंगे 1930, 1931, ठीक है, और 1932, ये 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं जिसको हम राउंड टेबल के नाम से जानते हैं। अगर साथियों बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी जो कि 1931 में हुआ था, उस मात्र एक सम्मेलन, इस 3 गोलमेज सम्मेलन में से दूसरे सम्मेलन में महात्मा गांधी सम्मिलित हुए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मिलित हुए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, प्रश्न में यह पूछा जाएगा कि जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब तीनों गोलमेज सम्मेलन साथियों हो रहा था उस दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रश्न आपका यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या बनेगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, जो कि आपका 1931 में हुआ था। प्रश्न संख्या 33, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो है वह वहीदा रहमान को दिया गया है। वहीदा रहमान को साथियों, जो कि हिंदी सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान होता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड 2023 की अगर बात करें तो वह वहीदा रहमान को दिया गया है। 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वह आशा पारेख को दिया गया था। और वर्ष 2022 में अगर बात करें साथियों, 2022 में यह अगर बात करें 2022 में, तो साथियों यह 2020 के लिए, ठीक है ना, 2020 के लिए आशा पारेख को अवार्ड 2022 में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, ठीक है, शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो इस शिमला समझौता पर 1972 में हस्ताक्षर हुआ था। 1971 में आप जानते हैं 1971 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वह बैटल हुआ था, लड़ाई हुई थी, और इसी के लिए शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ठीक है, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें साथियों कि इस शिमला समझौते में भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पे क्या किया था? साइन किया था। ठीक है, इसमें भाग लिया था। अब आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न का कन्फ्यूजन कहाँ होंगे? शिमला समझौता और शिमला सम्मेलन, आप दोनों को एक नहीं मानेंगे। शिमला सम्मेलन 1971 के बाद, आप इसको ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। 1971 में जो है, आप ऐसे भी सुनते होंगे अपने गांव में, जो गांव से होंगे, जो शहर से होंगे, जो बुजुर्ग लोग होंगे, वो क्या बोलते हैं, 71 की लड़ाई हुआ था, ऐसा बोलते थे। तो ये 71 का जब लड़ाई हुआ था, इसके बाद इसको संधि के रूप में 1972 में शिमला समझौता हुआ था, इसी के दौरान इसको समाप्त किया गया था। और शिमला सम्मेलन की अगर बात करें साथियों तो वह 1945 में हुआ था। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, 2 अलग अलग प्रश्न हैं और 2 अलग अलग इसका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35,
तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है वह किससे संबंध पवित्र स्थान है? तो तलवंडी का संबंध साथियों गुरु नानक देव से है। ठीक है, गुरु नानक का जन्म जो है वह तलवंडी में हुआ था, जो फिलहाल वर्तमान में पाकिस्तान में है, और अब वह ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। सिख संप्रदाय की अगर बात करेंगे तो सिख संप्रदाय का श्रेय जो है, स्थापना करने का श्रेय गुरु नानक को जाता है, और गुरु नानक के अनुयायी ही जो जो उनको फॉलोअर थे, जो इन्होंने उनको माना था, उन्हें सिख कहा गया था। कुल बात करें तो इसमें कुल मिला के 10 गुरु हुए थे। ठीक है, 10 गुरु हुए थे, और अंतिम गुरु जो थे आपका गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों आर्य समाज की स्थापना आप जानते हैं, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में की गई थी। ठीक है, उनके बचपन का नाम, यानी किसी स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम हम लोगों ने एग्जामिनेशन में भी प्रश्न को किया था, तो आया था यह प्रश्न, और आंसर भी हम लोगों ने किया था मूलशंकर। जब हम लोग एग्ज़ाम दिया करते थे तो उस समय इसका आंसर था यह इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, और हम लोगों ने आंसर किया था मूलशंकर। तो आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन में यह पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में बहुत सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें साथियों तो प्रश्न संख्या 37 में कह रहा है कि संसार का सबसे गर्म, अब यहाँ भी साथियों वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, यहाँ भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। संसार का सबसे बड़ा भी लगाया हुआ है ना, गर्म मरुस्थल, तो यह आपका हो जाएगा सहारा, जो कि क्या है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें साथियों, सहारा का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यह है 92 लाख। ठीक है, 92 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसकी एरिया है, इसका क्षेत्रफल है। और गोबी मरुस्थल की बात करें तो वह एशिया के सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है। आप जानते होंगे यह कहाँ पड़ता है, चीन और मंगोलिया में पड़ता है, अधिकांश भाग इसका चीन में पड़ता है। अब क्या बात करें हैं गर्म मरुस्थल के बारे में, तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल की अगर बात करें तो वह कलाहारी मरुस्थल होता है। अब हम कहेंगे कि सर अभी आपने क्या बोला था कि संसार का सबसे बड़ा यानी कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो हमने सहारा किया आंसर, लेकिन भाई साहब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा का जिक्र नहीं कर रहा है, अभी यहाँ पे बड़ा कर रहा है तो हम लोगों ने सहारा किया। लेकिन आपसे यही कह दे कि संसार का सबसे गर्म मरुस्थल, बड़ा हटा दे वर्ड को, तो एक वर्ड हटता है और आंसर आपका चेंज हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कलाहारी। सबसे गर्म मरुस्थल तो कलाहारी, और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो आपका आंसर हो जाएगा सहारा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? अगर बात करें साथियों, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति संसद में सम्मिलित होते हैं, भाग है, लोकसभा है, राज्यसभा है, मंत्रिपरिषद का उससे कोई लेना देना नहीं, इसका भाग नहीं है। लेना देना तो है साथियों, लेकिन इसका कोई भाग यह नहीं है। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा उच्च एवं एक अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन कहने का मतलब यह कभी भंग नहीं किया जा सकता है, और इसका कार्यकाल जो है वह 6 वर्षों का होता है। और अगर बात करें तो इसमें प्रत्येक, ठीक है, इसके 1/3 1/3 जो है सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में, यानी हर एक 2 साल के बाद 1/3 जो सदस्य हैं, इसके मेंबर हैं, वह इसमें क्या करते हैं, रिटायर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो वह शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 388 एडी में के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या की थी, और इन्होंने क्या किया था, प्रभुत्व को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 40, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण की अगर बात करें वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसमें राजविदेह एवं उनसे पुरोहित गौतम राहुगण के द्वारा आर्य सभ्यता के विस्तार की इसमें चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में ही पुरुष की अर्धांगिनी के रूप में स्त्री को बताया गया है। प्रश्न एग्जामिनेशन में साथियों ऐसा पूछा गया था, डायरेक्टली प्रश्न आया था कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया था। डायरेक्ट यह प्रश्न था, और इसका आंसर होता है शतपथ ब्राह्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41,
सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर की अगर बात करें तो उसने अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दी थी, यानी कि उन्होंने इसके लिए अनुमति दी थी। वह पहला मुगल शासक था। अंग्रेजों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी की अगर बात करें तो यह साथियों सूरत में खोली गई थी। प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं और यह 1608 में खोली गई थी। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 42, स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। ये किसको निर्दिष्ट करता है? तो यह IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, यह जो है स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस जो है यह इसको इंडिकेट करता है, इसको क्या करता है? परिभाषित करता है। देखिए, स्वर्ण ट्रांस मुद्रा जो होता है उसके आवश्यक कोटा का एक हिस्सा होता है और यह प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है उसके सदस्य देश के पास होना चाहिए, जिसे IMF के द्वारा प्रदान किया जाता है। बिना सेवा शुल्क के अपने उद्देश्य के लिए IMF के सदस्य देश इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 43, 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया गया है सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन विभाग के द्वारा उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो आप जानते होंगे सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के हैं, ठीक है, चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, चुनाव आयोग। इसके अलावा संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल है, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। प्रश्न संख्या 44, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल होते हैं? तो इसमें साथियों तार का वृक्ष, आप देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का जो आधिकारिक चिन्ह है वह तार के वृक्ष को बनाया गया है, तार के वृक्ष को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा आप बात करेंगे स्थापना की, RBI की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया था? तो साथियों इसे मनाया गया था 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में 21 मार्च को फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ, इसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम, इस थीम के साथ यह इसे मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो मई 2023 में जो है वह अगर बात करें तो साथियों कहाँ पे किया गया? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो यह शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, जो कि आर्टिकल 123 के माध्यम से उन्हें प्रदान होता है ऐसा अधिकार, ऐसी शक्ति उन्हें आर्टिकल 123 के माध्यम के तहत प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 48, दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला की राजधानी आप जानते होंगे कराकास। ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला की राजधानी है कराकास। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49, मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह हैं साथियों, आप सभी जानते हैं, अमित छत्रिय। मार्च 2023 में जो कि भारतीय मूल के हैं रोबोटिक इंजीनियर हैं अमित छत्रिय, उन्हें नासा के द्वारा मून टू मार्स यानी कि चंद्रमा से मार्स की तरफ जो उनका प्रोग्राम है, मिशन है, उसके लिए उन्हें प्रमुख के रूप में
अपॉइंट किया गया है। अगस्त 2023 में टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया था। प्रश्न संख्या 50, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने थे? तो इन्हें बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अगर बात करें साथियों तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश इनको बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। इसको आप लिख लेंगे। इसको किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? जम्मू साथियों, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। हम डायरेक्टली अधिनियम लिख देते हैं 2019। ठीक है, 2019। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है जलरागी कोलाइड। जैसे वैसा पदार्थ जो जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन जो है वह क्रिएट करता है, बना लेता है, उसे जलरागी कोलाइड यानी कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। जलरागी कोलाइड जो होता है वो जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो यानी कि पता हो, तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो साथियों वस्तु का त्वरण हम ज्ञात कर सकते हैं। कब क्या चीज़ दिया रहे? तो जब किसी वस्तु का कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान यह दोनों ज्ञात हो तो हम इसका त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 53, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए साथियों सिलेंडरी लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, अबिंदुकता की अगर बात करें तो यह दोष को दूर करने के लिए इस सिलेंडरी लेंस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है वह किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों उनके बीच की जो दूरी होती है उसका वर्ग /d²। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55, पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो यह आविष्कार किया था साथियों थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन की अगर बात करें तो उनके द्वारा तापयनिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 56, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? दांतों का अध्ययन होता है, दांतों की चिकित्सा की जाती है। प्रश्न संख्या 57, फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम क्या पाते हैं? तो जब फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्राइड को गर्म किया जाता है तो एथिल फॉर्मेट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 57 का डी होगा। प्रश्न संख्या 58, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करने को एनाटोमी कहा जाता है। शरीर का जो रचना विज्ञान है उसका स्टडी जो है एनाटोमी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न संख्या 59, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है, यानी कि सबसे तेज़ी से फैलती है? तो सबसे तेज़ी से जो है वह प्लेग फैलता है। आप जानते होंगे प्लेग के कारण एक समय बहुत से लोग जो है बहुत अधिक जनसंख्या तबाह हुई थी, लोग मारे गए थे। प्लेग बीमारी की अगर बात करें तो यह पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है। आप याद रखेंगे प्लेग जीवाणु से फैलता है, प्लेग जीवाणु से फैलता है या विषाणु से? तो आंसर होगा आपका जीवाणु से। और कौन सा जीवाणु है साथियों? तो आप जानते होंगे पास्चुरेला। ठीक है, पास्चुरेला एक जीवाणु है जिसके द्वारा जो है यह प्लेग फैलता है। प्रश्न संख्या 60, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? इसके दौरान साथियों पुनर्जनन होता है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन की क्षमता होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। और यह जो है प्लेटी हेलमिथनीज के संघ के अंतर्गत जीवो जो है वह, यानी जो जीव है यह प्लेनेरिया,
और टीनिया सिस्टोमा, इस सब टाइप का जो है वो इसी संघ के अंतर्गत आते हैं। यह क्या होता है, उभयलिंगी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 61। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है, यानी कि ऐसा शब्द यानी कि जब नींद नहीं आते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको साथियों इंसोनियमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंसोम्निया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंसोमिनिया, देखिए ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, इंसोनिया भी लिख सकते हैं, एम को साइलेंट रखा जाएगा, यह होगा इंसोनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 62। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक क्या होता है, यानी कि टीबी की बात कर रहा है, तो यह होता है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, टीबी जिसे यक्ष्मा कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, और यह रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है, जीवाणु के कारण यह फैलता है। चलिए, प्रश्न संख्या 63। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन हो जाता है, तो साथियों छोटी आंत में। आहार नाल के छोटी आंत में प्रोटीन्स का क्या होता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 में कह रहा है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65। चॉकलेट की अगर बात करें तो चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, हो सकते हैं, क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है, उसमें निकेल होता है। ऑप्शन नंबर बी, चॉकलेट जो होता है उसमें निकेल की मात्रा अधिक होती है, जो कि क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग होता है, आप ऐसा जानते हैं। प्रश्न संख्या 66 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जिसका प्रतिरोध, ठीक है, जिसका प्रतिरोध 66 नंबर प्रश्न में साथियों क्या कह रहा है, अतिचालक वे होते हैं। अतिचालक की अगर बात करें साथियों तो क्या होता है, जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, तो उसे अतिचालक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 67। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसकी तरंग दैर्घ्य जो है वह 4 मीटर है, तो ध्वनि की चाल कितनी होगी। देखिए यहाँ पे आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य जो है वह इसका 4 मीटर दिया हुआ है। तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि चाल यानी कि स्पीड क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है साथियों, चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो 4 गुने आपका क्या हो जाएगा 50, जो कि आपका 200 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। प्रश्न संख्या 68। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, तो दौड़ का जब होता है उस दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र जो है वह शरीर के मध्य में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर बात करें तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी। और स्टेनलेस सल्फाइड को मोसोइक गोल्ड SN2 कहा जाता है, और रासायनिक रूप से यह क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्रश्न संख्या 70। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु होता है, किसका मिश्र धातु होता है मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम बनाया जाता है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के संयोग से मैग्नीशियम का निर्माण होता है, तो यह मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 71। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है, यानी जो रंग का पहचान करता है, किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है, जाहिर सी बात है, तो यह होगा आपका परितारिका, आइरिस, है ना। आँख का वह भाग यानी कि आइरिस क्या होता है जिसमें वर्णक होता है, उससे क्या होता है, रंग पहचाना जाता है, किसी भी व्यक्ति को आँखों का रंग निश्चित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 72। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है, तो इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम जीवाणुओं और विषाणुओं जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है, उसको हम लोग देखते हैं, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है, तो साथियों तत्व वो पूछा गया है क्या, तत्व के समूह के समान वर्ग से, तो यह हो जाएगा आपका लिथियम। ठीक है, अगर बात करें साथियों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम,
ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 74, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं सोनार। इस यंत्र के द्वारा समुद्र की गहराई मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो साथियों पूछा गया है कि वसा, ठीक है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाला जाता है? तो वसा और कास्टिक सोडा, इसको जब उबालते हैं तो साबुन मिलता है, ठीक है, साबुन का निर्माण होता है। तो साबुन को बनाने की प्रक्रिया होता है जब वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाला जाता है तो साबुन हमें प्राप्त होता है। साबुन का निर्माण इसी विधि के द्वारा हम कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद साथियों मैथ का प्रश्न है और रीजनिंग का प्रश्न है, तो जिसका हम लोग उसके ऊपर आधारित एक अलग वीडियो बनाएंगे, सेपरेट होगा, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों पर आधारित। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख जाइए और अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगला वीडियो जो सेट नंबर 4 का मैथ और रीजनिंग पर आधारित है उसे देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसमें आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपका कोई भी प्रश्न जो है अधूरा नहीं रहेगा और ईजिली आपको समझ में आएगा। तो ज़रूर जुड़े। थैंक यू सो मच।